नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10 की भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और भूगोल का ये चौथा चैप्टर है जिसमें हम भारतीय कृषि को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने भारतीय कृषि को काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट किया था। 2 हेडिंग बची हुई हैं, उन 2 हेडिंग को हम आज के वीडियो में यानी दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में पहली हेडिंग हम स्टार्ट करते हैं, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। स्वतंत्रता के पश्चात हमारी कृषि में, भारतीय कृषि में ऐसे कौन कौन से प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए हैं, उन तमाम चीज़ों का हम इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ऐसे कौन से संस्थागत सुधार किए गए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहला काम क्या किया गया, जोतों की चकबंदी कर दी गई। चकबंदी का मतलब जब तमाम सारे लोगों का बंटवारा होता था उत्तराधिकार के पश्चात, तो उनके जो खेत थे तो वो अलग अलग फैल गए थे। यानी एक व्यक्ति का खेत अलग अलग जगहों पर छितराया हुआ था। उन सारे खेतों को समेट करके एक जगह करने की जो व्यवस्था थी उसको ही चकबंदी कहा गया है। तो चकबंदी व्यवस्था, सहकारिता को समाप्त कर दिया गया, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम किया गया और जमींदारी को समाप्त कर दिया गया। आप जानते हैं कि जमींदार के पास हजारों बीघे ज़मीन हुआ करती थी और तमाम सारे किसान हुआ करते थे जो भूमिहीन थे, तो उनसे ज़मीनों को छीन छीन करके भूमिहीन किसानों को ज़मीनों को बांट दिया गया था। तो ये काम करने को लेकर प्राथमिकता की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। और फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था उसमें भूमि को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सेट किया गया था। इसके हम आगे चलते हैं तो देखेंगे कि 1960 और 1970 के दशकों में भी भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने काम किया था हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी तमाम सारी योजनाएं उन्होंने भारत में प्रारंभ की थी। तो हरित क्रांति के अंतर्गत उन्होंने उत्तर भारत में मेनली वो सक्सेस हुई हरित क्रांति, और इसके तहत उन्होंने मेनली जो बढ़ावा दिया था वो गेहूं की खेती को लेकर के बढ़ावा दिया था। लेकिन जब ये बहुत अच्छी तरह से सक्सेस नहीं हो पाई, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। यानी पूरे भारत में जो हरित क्रांति है वो पूरे भारत में सफल नहीं हो पाई। कुछ क्षेत्रों में ही इसका डेवलपमेंट हो पाया, सिर्फ उत्तर भारत के कुछ राज्यों में ही। इस वजह से 1980-90 के दशकों में कुछ अन्य व्यापक कार्यक्रम लाए गए और इनको व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम कहा गया है। इनमें हम सबसे पहले देखेंगे इस दिशा में उठाए गए जो भी महत्वपूर्ण कदम थे, उनमें सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान किए गए। यानी अगर किसानों की फसल सूखे से या बाढ़ आने से या चक्रवात या आग तथा बीमारी के कारण नष्ट हो जाती है तो किसानों के पास फसल बीमा का प्रावधान किया गया और उनकी फसल का बीमा कर दिया जाता था। इससे उनको काफ़ी लाभ होता था। साथ ही किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। कम दर पर उनको ऋण सुविधाएं मिलती थी और उन ऋण सुविधाओं से वो तमाम प्रकार के संयंत्र या तमाम प्रकार के यंत्र खरीदते थे, ट्रैक्टर है, तमाम सारी चीज़ों को खरीदते थे और उससे अपने उत्पादन को बढ़ा लेते थे। साथ ही इनको ये जो कम दर के जो ऋण थे उनको देने के लिए देश भर में तमाम ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। इनके माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया गया और इन ऋणों की सहायता से ही किसान क्या करता था, तमाम प्रकार की चीज़ों को खरीद लेता था। इन योजनाओं के अलावा भारत सरकार ने किसानों को लाभ देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की और इसके माध्यम से किसान लोन उठा सकते थे। साथ ही व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी प्रारंभ की कि दुर्घटना में उनको तथा उनके परिवार वालों को कुछ लाभ मिल सके। इसके पश्चात हम आगे देखेंगे और कौन से काम किए गए। और कामों में आप देखेंगे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे जिससे किसान जागरूक हो सके। इसके अलावा बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए MSP डिसाइड कर दिया गया, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस डिसाइड कर दिया गया और इस निश्चित मूल्य के तहत अब किसानों से फसलों को प्राप्त किया जाने लगा। इन तमाम सारी घोषणाओं को करने के
बाद तमाम सारे सकारात्मक परिणाम निकलते हैं और किसानों की जो दशा है कुछ ठीक ठाक हो जाती है, कुछ सुधरती है। आइए लगे हाथों समझ लेते हैं भूदान तथा ग्रामदान आंदोलन क्या है। तो भूदान आंदोलन को जानने से पहले देश जब आज़ाद हुआ था उस समय की कंडीशन को समझ लेते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय समाज में बहुत ज़्यादा असमानता फैली हुई थी। तमाम सारे ज़मींदार थे जिनके पास हज़ारों बीघे ज़मीन हुआ करती थी और तमाम ऐसे किसान थे जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं हुआ करती थी, यानी वो भूमिहीन हुआ करते थे। तो इस असमानता को दूर करने के लिए विनोबा भावे ने ये मूवमेंट चलाया था। इनको गांधी जी का समर्थन भी प्राप्त था और ये गांव-गांव जाकर के, शहर शहर जाकर के लोगों से ज़मीन दान करने के लिए, भूमि दान करने के लिए कहते थे। लोग भूमि को दान करते थे और ऐसी ही भूमि को ये जिन लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं होती तो उनको दान कर देते थे। तमाम सारे लोग पूरा गांव ही दान कर देते थे। तो इसी आंदोलन को ही भूदान या तथा ग्राम दान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भूदान तथा ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो विनोबा भावे ने की थी। ये दिमाग में आप रखिएगा। इसके आगे हम चलते हैं, आज की अंतिम हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो पूरी दुनिया का मार्केट खुल गया और एक देश से दूसरे देश की ओर चीज़ें आयात और निर्यात की जाने लगी। उसी तरह से जब हमारे देश में दुनिया भर से अनाज का आयात किया गया तो भारतीय किसानों ने उसका कैसे सामना किया, क्या उनको समस्याएं आईं, इसी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे, इस हेडिंग में समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कौन कौन सी वो चुनौतियाँ थी? चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। तो सबसे बुरी जो कंडीशन हुई भारतीय किसानों की ये कि भारतीय किसानों को ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पा रही थी, पैसा ज़्यादा सरकार नहीं खर्च कर रही थी। बाकी जितने भी विकसित देश हैं उनकी अपेक्षा भारत सरकार उतना पैसा खर्च नहीं कर रही थी। तो एक बहुत बड़ा ये लॉस हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा, यानी इनकी कंडीशन सुधारी नहीं जा रही थी। तो अगर सरकार अच्छी कंडीशन करनी चाहती है एग्रीकल्चर की तो जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको ज़्यादा लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है, उनको ज़्यादा पैसा उनके ऊपर खर्च करने की आवश्यकता है। तो इनसे भी वो पिछड़ रहे थे। उत्पादन को बढ़ाने के लिए या अन्य देशों से मुकाबला करने के लिए एक अन्य काम करने की भी आवश्यकता है। हमें जननिकी इंजीनियरिंग के तहत या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो अनाज है या बीज हैं उनका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा और इससे हम दुनिया के अन्य देशों से मुकाबला कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब ये है कि उनके जीन में संशोधन करके, अगर कोई फसल है उसके बीज में कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है, कोई समस्या परेशानी है, तो जीनी इंजीनियरिंग के माध्यम से उसकी समस्या को दूर करना पड़ेगा और दूर करने के बाद उसको बो करके हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उसकी डिमांड भी देश में, दुनिया में अच्छी बढ़ेगी। इसके बाद हमें क्या करना होगा आगे चल करके? आप देख रहे हैं कि विकसित एवं विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। तमाम सारे देश हैं जो डेवलप हैं, तमाम सारे विकसित भी हैं, तमाम सारे विकासशील देश भी हैं जहां पर कीटनाशकों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देखेंगे इसकी वजह से आ रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए इससे और हमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर जोर देना चाहिए, कार्बनिक खेती पर जोर देना चाहिए। ये इस प्रकार की खेती होती है जिसमें कीटनाशकों तथा उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो उत्पादन अच्छा होता है, यानी उसमें कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं आती हैं जो भी हमने उत्पादन किया है बीजों में, फसल में, और इस वजह से उसका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है और फसलें अच्छी होती हैं, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। तो हमें ये काम करना पड़ेगा। एक अगला हमें काम ये करना पड़ेगा कि भारतीय किसानों का, अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यहाँ पर है, भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए, खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें लगाना चाहिए।
भारतीय किसान ज़्यादातर खाद्यान्नों पर जोर देता है, खाने वाली जो फसलें होती हैं उस पर जोर देता है। तो हमें रिस्क लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, खाद्यान्नों को कम बोना चाहिए, बल्कि उनके स्थान पर कीमती फसलें बोनी चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा मात्रा में पैसा मिल सके। इससे आमदनी हमारी अधिक होगी, साथ ही पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। फल हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोना चाहिए, औषधीय पौधों को बोना चाहिए, बायोडीजल फसलों को बोना चाहिए। बायोडीजल फसलें कौन कौन सी हैं, जट्रोफा और जोजोबा। इन फसलों को बो करके हम बायोडीजल प्राप्त कर लेते हैं। फूलों और सब्जियों को बोना चाहिए। चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी ऊपर जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं इनमें बहुत कम सिंचाई लगेगी, तो हम पानी को भी बचा लेंगे। चावल, गन्ना और गेहूं की अपेक्षा इनमें बहुत कम हमको लगता है पानी, तो हम अपने जल संसाधन को भी बचा सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा भी कमा सकते हैं, क्योंकि ये महंगा बिकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। आप देखते हैं हमारे देश में जलवायु विविधता बहुत ज़्यादा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो हम इस चीज़ का क्यों ना फ़ायदा उठाएं और अलग अलग प्रकार की फसलें क्यों ना बोएं। तो एक यहाँ पर हमें रिस्क लेना पड़ेगा कि हमें खाद्यान्न फसलों को कम बोना पड़ेगा। हालांकि हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम महंगी चीज़ों को बो करके उसको बेच करके दुनिया में फ़ायदा कमाएंगे, उसको निर्यात करके, और अपनी जो खाद्यान्न फसलें हैं, जो खाने के लिए भोजन है, उसका दूसरे देशों से आयात कर सकते हैं। इस तरह से हम जो भारतीय किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। भूगोल के अगले चैप्टर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।